हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज तक के द बेस्ट व्लॉग में। और ये व्लॉग बेस्ट क्यों है, बिना स्किप के देखिए वीडियो का, आपको पता चल जाएगा। हम आए हैं बिग फूट नाम की जगह पे और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे हमें टिकट्स लेने हैं। पहले 150 का टिकट है। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अल्वारेस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशी गई सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता मिली है। और अब स्टार्ट होगा इस म्यूजियम का वो एक्साइटिंग पार्ट जिसके लिए हम इतनी दूर से यहाँ तक आए थे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा गोवा का वो दृश्य जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुखदोम या देखभाल करने वाले थे, जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर डीमो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों, हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल? वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवा वासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहां तेज धूप में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। आप सबको पिद्दू का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार रखे गए हैं जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, तार से राफ्टर्स बनाने और बाकी कामों के लिए होता था। थोड़ा आगे एक प्ररूपी मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दांड, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत अंतनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंतनी की देवाराधना करने के बाद ही मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। दाहिनी ओर जुआ का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरा अनुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कतरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकनी में बैठी चावल चुन रही है।
गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता घुमट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। घुमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। आपके पीछे गौशाला है जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित हैं। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। कि आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में पोड़गो कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेणी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत खुराक बनता है जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। खुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेणी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेंक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर नावों को जल रोधक बनाया जाता था। और ये वही पालकी का एक छोटा सा आपको यहाँ मिनिएचर दिखाया गया है जो पहले अभी आपको दिखी थी वीडियो के स्टार्टिंग में। इस पालकी का यूज़ जैसे कि आपको पहले बताया गया कि ज़मींदार, राजा महाराजा और जितने बड़े घराने के लोग थे वो कहीं आने जाने के लिए किया करते थे। पौंत बुक दवाका या गांव के मुंह का झरना। यहाँ पानी नहर से होकर गांव के मुंह से बहता है क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिलाएं यहाँ पर कपड़े और बर्तन धोती थी, जैसे कि आप शांतु को करते देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े भिगोए जाते थे और रीटा से इन्हें धोया जाता। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं जो इस गांव का कुम्हार है। कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर भी उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। और ये जो आपको एक छोटा सा मंदिर जैसा मिनिएचर दिख रहा है, यहाँ पे आप स्टैंड देखिए जिसमें 7 स्टैंड बने हुए हैं। और ये उस टाइम पे मान्यता थी कि जब भी लोग अपने घर से जाते थे तो वो 7 दिए जलाते थे और मिट्टी के घोड़े चढ़ावे में चढ़ाते थे सो दैट कि उनके घर की और उनके घर वालों की रक्षा हो सके। म्यूज़ियम में आपको इस तरह के बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स के स्टोर दिखने को मिल जाएंगे। दिस इज़ शॉपिंग सेंटर और ये बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। आपका स्वागत है। ये गोवा के गांव का प्ररूपी अमीर इलाका है। धर्म में भेदभाव किए बिना मिलजुल कर रहते थे। गौर कीजिए, आपकी अत्यंत बाईं ओर गंगाराम एक हिंदू ने धोती के ऊपर कोट और टाई पहन रखी है। उनके पीछे दोना बुल्गेरिया ने साड़ी के ऊपर एक पोल ओढ़ रखी है और उसके पीछे जमींदार अपनी बालकनी में पाइप से तंबाकू पी रहे हैं। उसके बाद आप अब्दुल्ला को खड़े देख सकते हैं जिनकी दाढ़ी से आसानी से उनके मुसलमान होने की पुष्टि होती है। पिंकी, एक नवयुवक लड़की, गहरी सांस लेकर कुदरत की सुंदरता का एहसास ले रही है। यहाँ पर एक कैथलिक महिला लिली सफेद लहराता गाउन पहनकर अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलने जा रही है।
उनका सेवक उनके लिए छाता लेकर पीछे टहल रहा है। इस म्यूज़ियम की ख़ास बात मुझे ये लग रही थी कि यहाँ पर जहाँ पे आप जा रहे थे वहाँ पे कोई भी दृश्य जो आपको दिख रहा था उसके बारे में कंप्लीट ब्रीफिंग की जा रही थी। हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आप चाहो उसमें अवेलेबल थी ऑडियोज़। और ये चीज़ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि पूजा लोग उस टाइम पे कैसे करते थे और किस तरीके से सब्जी वाले थे, मछली वाले थे और जो भी अलग अलग व्यवसाय लोग करते थे, तो उनका एक छोटा सा मिनिएचर यहाँ पे दर्शाया गया है। लोग वेडिंग पे कैसे रेडी होते थे और अपने डेली के काम लोग कैसे करते थे, उस टाइम का बेसिकली जो रहन सहन था, जो कल्चर था वहाँ का, जो व्यवसाय था, बेसिकली जो बिज़नेस था, उस टाइम पे लोग कैसे करते थे, वो सारा यहाँ के म्यूज़ियम में बहुत अच्छे से दर्शाया गया, जो कि अभी तक का मेरा गोवा का द फेवरेट पार्ट बन गया है। तो यहाँ पर आकर के बस ऐसा लगा कि काश मेरे पास थोड़ा टाइम और होता तो मैं इस पूरे एरिया को अच्छे से कवर कर पाता, क्योंकि यहाँ पर आकर के बहुत अच्छी वाइब्स मुझे आ रही थी। बट बारिश भी होने लगी थी और टाइम की भी बहुत कमी थी, तो मुझसे जितना पॉसिबल हो पाया मैंने इस बिग फूट म्यूज़ियम को अच्छे से कवर किया। बट फिर भी मैं बहुत सारे स्पॉट्स को कवर नहीं कर पाया क्योंकि टाइम की बहुत कमी थी, सेम डे हमें यहाँ से निकलना भी था। बट स्टिल जो कुछ हमसे पॉसिबल हो पाया मैंने कवर किया। एंड मैं आपसे भी बोलूँगा अगर कभी भी आप आएँ तो इस म्यूज़ियम में तो आना मस्ट है, आपके लिए ज़रूर आइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। 150 रुपीज़ में इतना अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हो कि मैं क्या बताऊँ। एंड हाँ, अगर आप कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो, लाइक अगर आप कैमरा वगैरह की शूटिंग करते हो तो उसके लिए आपको 20 रुपीज़ का पास अलग से लेना पड़ता है, जो कि मैंने लिया था बिकॉज मुझे पूरा म्यूज़ियम कवर करना था। एंड साथ में आपको एक गाइड भी मिल जाता है जो कि आपको पूरे म्यूज़ियम में जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ पर आपको ईजिली वो लेकर के जाता है। इन 8 तस्वीरों द्वारा चित्रित की गई कहानी में आपको चट्टान में पाए गए फल चिन्ह का नाम, इस जगह को पढ़ने की जानकारी मिलेगी। ये कहानी एक दौलतमंद आदमी महादर की है जो दयालु और उदार था और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता। लालची लोग झूठ बोलकर उससे खाना, कपड़ा और पैसे मांगते क्योंकि वे काम करने के लिए बहुत आलसी थे। ऐसा ही एक आदमी था खुरम, जिसने महादर का सारा धन चुराने की साजिश रची। उसने अपने ऊपर दुर्भाग्य आने का नाटक किया और महादर से मदद मांगी। महादर इतने दयालु थे कि उसे मना नहीं कर पाए, लेकिन उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। वो और अधिक पैसे मांगते गया। महादर ने जो कुछ उसके पास था सब खुरम की मदद करने में लगाया। अंत में महादर के पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा। खुरम ने उसे अपना घर बेचने पर मजबूर किया और वो पैसे भी हड़प लिए। महादर और उसकी बीवी बेघर होकर सड़क पर उतर आए। फिर एक दिन महादर की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। जिनकी मदद करने के लिए महादर ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, वे भी उसकी मदद के लिए नहीं आए। उसकी पत्नी मर जाने से महादर अकेला पड़ गया, लेकिन महादर का विश्वास अटूट था। वो जगह जगह घूमकर जितना हो सकता लोगों की मदद करता। उसकी निर्बल स्थिति देख भगवान उन्हें सपने में दर्शन देकर पूछते हैं, क्या तुम खुरम से अपनी संपत्ति वापस हासिल करना चाहते हो? महादर ने भगवान से खुरम को माफ करने की विनती करते हुए कहा कि वो अपने हाल में खुश है। उसके उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान ने महादर को वरदान मांगने को कहा। तब महादर ने भगवान से एक छोटी सी जगह मांगी जहां वो खड़ा रहकर मानवता की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। महादर की अधिक परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उन्हें एक गर्म चट्टान दिखाई। महादर राजी खुशी उस चट्टान पे एक पैर पे खड़ा हो गया और कई सालों तक प्रार्थना की। उसकी आस्था से प्रसन्न होकर भगवान महादर को स्वर्ग में ले जाते हैं, लेकिन उसके पैर के निशान उस चट्टान पे हमेशा के लिए छूट गए। इस जगह का नाम बिग फुट पड़ा। अगर आप गुफा में प्रवेश करें तो वरदान के तौर पर जो कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अपनी मनोकामना को तब
तो म्यूज़ियम का टूर आपको कराया, बहुत अलग एक्सपीरियंस था यहाँ पर आने का, बहुत ही मज़ा आया। मतलब अभी तक का मेरा बेस्ट म्यूज़ियम विज़िट था, बिकॉज़ यहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग हो रही थी उसकी वजह से हमने पूरी म्यूज़ियम को अच्छे से कवर किया, अच्छे से एंजॉय किया, तो बहुत मज़ा आया हमें यहाँ। तो ये म्यूज़ियम टूर एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।